होगा किसी का शादी। ओके, स्टार्ट करते, सबसे पहले स्टार्ट करते प्लेन मिरर से। ठीक है, हम लोगों ने दंडन बातें करनी थी। एक बार छूट गया था, सॉरी, हाँ, एक बार तो हम लोग को छूट गया था ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या बताया था आपको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक बात छूट गया था। हमने आपको बताया था कि अगर ये हमारा प्लेन पेपर है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, और ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ सॉरी, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या बात कर किए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बराबर होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, एक प्लेन में होता है। ये हम कल बता दिए थे, आज बस उसके बारे में चर्चा की है। ओके, ठीक है। आज हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म का, नाम सुने हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम सुने हैं किसी ने? वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर स्टार्ट करेंगे, फिर कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, फिर लेंस स्टार्ट होगा, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, खत्म, रे ऑप्टिक्स। ओके, तो देखो, अगर आपके पास दिया हुआ होगा कि इंसिडेंट रे आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये कौन सा आपका इंसिडेंट रे है? इंसिडेंट रे का मान दिया हुआ आपके पास कितना है? एक मिनट, ओके, इंसिडेंट रे का आपके पास यूनिट वेक्टर दिया हुआ आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3, ये आपका इंसिडेंट रे दिया हुआ है, ठीक है। और जो नॉर्मल है उसका मान दिया हुआ आपके पास है दे। ओके, तो इंसिडेंट रे का वैल्यू दिया हुआ है और नॉर्मल रे दिया हुआ है दे कैप। तो आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्टेड रे का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो इसका वैल्यू कितना होगा हमारा? हमारे पास इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा? कोई बता सकता है? तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है सिर्फ। ओके, इसका क्या होगा, नॉर्मल की तरफ इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। तो रिफ्लेक्टेड रे का मान कितना होगा हमारा? आई, और ये किस डायरेक्शन में है? नॉर्मल है तो आपका बाई एक्सिस में, तो आई माइनस डे प्लस के डिवाइडेड बाई √3, है ना। तो हम, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल का उल्टा होता है। कोई दिक्कत? तो उसी प्रकार से आपके पास कुछ और रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में दूसरा क्वेश्चन देते हैं। आपके पास जो है, अगर इंसिडेंट रे रहेगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2, और आपके पास जो नॉर्मल दिया हुआ रहेगा आई, तो रिफ्लेक्टेड रे का मान कितना होगा आपका?
इसका मान कितना होगा हमारा? तो ये नॉर्मल कहाँ है आपका? एक्स एक्सिस में है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? -i प्लस j डिवाइडेड बाई √2। तो अगर वेक्टर फॉर्म का पूछेगा तो ये जवाब दीजिएगा, क्योंकि नीट में तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जेई में पूछ सकता है। ओके, लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट है, आपको याद पता होना चाहिए। हो सके नीट में पूछ दे, क्योंकि नीट में क्या करता है, जेई में का क्वेश्चन को कॉपी करता है। ये हुआ। अब पूछेगा कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में क्या रिश्ता होता है। तो पूछेगा कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में क्या रिश्ता है। इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये हुआ आपका प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे। ओके, और नॉर्मल क्या होता है इसका? परपेंडिकुलर। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा आपका? ओके, और ये हुआ आपका नॉर्मल। तो इसको हम थोड़ा सा ना बाहर थोड़ा सा हट के बात करते हैं। तो देखो, ये हुआ आपका नॉर्मल है, ठीक है, और ये हुआ आपका इंसिडेंट रे। ओके, तो इंसिडेंट रे है, तो ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे। तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे। तो इंसिडेंट रे का वैल्यू कितना आएगा हमारा? इंसिडेंट रे का वैल्यू कितना होगा? तो इधर मानते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर टी, और इधर मानते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर एन। ओके, हमने क्या माना? यूनिट वेक्टर एन माना। तो एक तरफ यूनिट वेक्टर टी माना और एक तरफ यूनिट वेक्टर एन माना। तो टी मतलब कुछ भी मान सकते हैं। ओके, टी पी कुछ भी माने। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे है, तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो ये कौन सा कंपोनेंट में टूटेगा? आई का मान हमारा कितना होगा? आई कॉस -n, आई कॉस -n प्लस आई साइन टी। दो कंपोनेंट तोड़ेंगे क्योंकि एंगल की तरफ कॉस होता है और एंगल के परपेंडिकुलर साइन होता है। तो हमारा इंसिडेंट रे का मान कितना होगा? आई कॉस -n और आई कॉस टी। अब उसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे का कितना होगा हमारा? तो ये हुआ हमारा नॉर्मल, और ये यूनिट वेक्टर टी, और ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हुआ एंगल ऑफ कुछ भी होगा। तो यहाँ पे हम आई है, तो हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है हमारा? बराबर होता है, और उसको हम थीटा मानते हैं। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? ओके, इसको हम आई की जगह पे इसको थीटा मानते हैं। इसको थीटा मानते हैं और इसको थीटा मानते हैं, तो हमारा कितना होगा? आई कॉस थीटा -n
इसको ठीक से नहीं देखते हैं, अच्छा रहेगा। आई कॉस थीटा माइनस एन और आई साइन थीटा टी। उसी प्रकार से हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना होगा, तो इधर की तरफ कॉस, इसका मान कितना होगा हमारा, और एन यहाँ पे क्या, एक मिनट, आई आई नहीं, यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1 है ना, तो आई, तो यहाँ आई की जगह पे वो कॉस थीटा माइनस एन और साइन थीटा टी। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा हमारा, आर कॉस थीटा, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे 1 ना होगा, क्योंकि ये सबका सब यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका कितना होगा, कॉस थीटा एन और प्लस साइन थीटा टी। जिसको लिख सकते हैं, इधर कॉस हुआ और इधर साइन हुआ, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर होगा उसका मान कितना होगा, cos थीटा n और sin थीटा t। और इंसिडेंट रे का कितना हुआ हमारा, cos थीटा माइनस n और sin थीटा t। ओके, और हमको चाहिए r और r के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, और तो हमें हमें कौन सा वेक्टर अननोन है इसमें बताओ, इसमें से कौन सा चीज हमको अननोन है, तो हमारा जो t है वो अननोन है, t के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा था। तो हमको क्या करना है कि यूनिट वेक्टर t को हटाना है, तो ये कब कब हटेगा सोचो। और हमको n के बारे में पता है कि n क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, तो हमको t को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर वेक्टर r में से वेक्टर i को ऐड करेंगे कि वेक्टर r को वेक्टर i से घटाएंगे, खुद बताओ। तो ये तो दोनों में घटाएंगे कि जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे आपका क्या है, अगर हम ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कॉस और कॉस खत्म हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मल वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करने से दो वेक्टर का हमको पता है वही खत्म हो जाएगा, लेकिन दो वेक्टर हमको नहीं पता उन उसको हटाना है, हमको टी को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, आर में से आई को घटाएंगे, आर में से अगर आई को घटाएंगे तो हमारा मान कितना होगा, कॉस एन प्लस कॉस थीटा एन tan थीटा टी और माइनस, अब आई का मान कितना है हमारा, कॉस थीटा माइनस एन प्लस tan थीटा टी। तो यहाँ देखो, तो ये निगेटिव अंदर जाएगा, तो दो चीज निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और दो चीज पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से जो tan थीटा और sin थीटा कट जाएगा, और हमारा मान कितना होगा, यूनिट वेक्टर r माइनस यूनिट वेक्टर i का मान कितना होगा, 2 cos थीटा n, 2 cos थीटा n आ गया हमारा r माइनस i का। तो वेक्टर r का मान कितना होगा, यूनिट वेक्टर i प्लस 2 cos थीटा यूनिट वेक्टर n। इसमें कोई दिक्कत, तो यूनिट वेक्टर r और यूनिट वेक्टर i मतलब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे हमारा ये रिश्ता आएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे में कितना आया रिश्ता, i प्लस 2 cos n। तो हमको ये फॉर्मूला सीधे याद रखना है, ये फॉर्मूला याद था कि भूल गए थे, ये फॉर्मूला भूल गए थे क्या, यूनिट वेक्टर r इक्वल टू i प्लस 2 cos n। अच्छा, अगर ये हुआ इंसिडेंट रे,
ठीक है, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ हमारा नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा? तो किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल कब होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या बोलते हैं, ये याद है कि भूल गया? जब दो वेक्टर का टेन आपस में मिलता है तो जो सबसे छोटा एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। याद है? तो इस वेक्टर को हम आगे मिलाते हैं। ठीक है, इस वेक्टर को हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास क्या बचा? अगर हम इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास कितना होगा? तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? एंगल ये हमारा कौन सा है यहाँ पे? cos थीटा, ये वेक्टर इन है ना? देखो, सही है, एक मिनट, हाँ सही है। तो ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे, ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे हुआ, और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और ये हुआ नॉर्मल। ठीक है, तो हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल होगा? ये वाला। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा होगा हमारा? ये हमारा नॉर्मल हुआ। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कौन सा होगा? ये अपना थीटा होगा। और हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आई प्लस 2 cos थीटा एन। ओके, 2 cos थीटा एन। तो हमको यहाँ से cos थीटा को हटाना है। हमको क्या करना है? cos थीटा को हटाना है। तो cos थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ये हमको देखना है। तो देखो, तो यह जो एंगल आएगा वो कितना आएगा हमारा? ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल को हमने थीटा माना शुरू से, मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल नॉर्मल और इंसिडेंट रे कितना होगा हमारा? अगर ये थीटा एंगल है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, ये भी थीटा है। ओके, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मान वैल्यू बराबर होता है। तो ये एंगल कितना होगा? तो देखो, ये एंगल हमको चाहिए। तो देखो, ये थीटा, ये भी थीटा। तो देखो, यह नॉर्मल है। देखो, यह नॉर्मल है, और ये हमारा कौन सा है? ओके, और ये है हमारा इंसिडेंट, ये वो नॉर्मल हुआ, और ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। देखो, ये हुआ नॉर्मल हुआ, और ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आगे बढ़ा, ये इंसिडेंट रे। ओके, तो हमारा इंसिडेंट रे यहाँ पे और नॉर्मल यहाँ पे है। ये होगा हमारा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा? ये पूरा का पूरा कितना है आपका? 180 डिग्री। और इसका मान हमारा कितना आया था? थीटा आया था। हमारा मान यहाँ पे कितना आया? थीटा आया था। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगा इसका मान कितना आएगा हमारा? इसका वैल्यू कितना आएगा? नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में कितना आएगा? 180 माइनस थीटा आएगा। दोनों के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हमारा कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। कंफ्यूजन है कि जो फिर से बताएं इसको। इस इसमें की दिक्कत है कि फिर से बताएं। ये नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट रे, और यह वो रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे दो होगा, वो यहाँ पे होगा, नॉर्मल रे ये इतना होगा।
तो इन नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में ये होगा एंगल हमारा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका मान होगा 180 माइनस थीटा। तो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना है, 180 माइनस थीटा। हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, इंसिडेंट रे डॉट नॉर्मल, उसका मान कितना होगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल रे कितना होगा, 1 × 1 cos थीटा। तो आई डॉट एन का मान कितना है हमारा, cos थीटा। तो मैंने थीटा मतलब यहाँ पे कितना पुट करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना है हमारा, कितना एंगल है। और cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, माइनस cos थीटा। ये बताना पड़ेगा क्या, cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस cos थीटा, क्योंकि ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट में है, ए एस और टी सी। तो 100 क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो बाकी cos का मान निगेटिव होगा, और 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो आई डॉट इन का मान कितना है, माइनस cos थीटा। तो हम यहाँ पे हम cos थीटा का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, देखो हमारे पास वैल्यू कितना आया था कि रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू इंसिडेंट रे प्लस 2 cos थीटा नॉर्मल। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं हम, इंसिडेंट रे प्लस 2 निगेटिव ऑफ द इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का डॉट प्रोडक्ट इनटू नॉर्मल रे। ओके, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का, इंसिडेंट रे माइनस 2 आई डॉट एन ओके, ये हमारा वैल्यू आ गया रिफ्लेक्टेड रे का। तो हमें ये दो फॉर्मूला जो है अल्टीमेटली याद रखना है, और अगर दिक्कत होगा तो हमें, क्योंकि ये फॉर्मूला आप ना एग्जाम में बना नहीं पाएगा, इतना बड़ा बहुत लेंथी है, इसी बोर्ड में बन सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको फॉर्मूला डिराइव करने का टाइम नहीं रहता, सीधे फॉर्मूला याद रखना, वहां पे क्लिक करना है। ओके, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में डिफरेंस मालूम चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा प्लेन मिरर है। तो हमने हमारा जो काम जो बच गया था कल का, वो खत्म कर दिया मैंने। अब बता, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो आपसे पूछेगा इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर कैसा होता है हमारा। तो देखो, अगर आप जैसे कि अभी मेरा जो है कौन सा कैमरा से, फ्रंट कैमरा से अगर हम कोई भी फोटो खींचते हैं तो हमारा कैसा होता है, जो राइट पोर्शन वो लेफ्ट पोर्शन राइट हो जाता है। कभी ऐसा देखें, तो वो हम प्लेन मिरर का, अपने मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा से फोटो खींचेगा, तो जो चीज हम राइट में समझाएंगे ना, आपको लेफ्ट में समझाएगा, और जो हम लेफ्ट में समझाएंगे वो आपको राइट में, मतलब मेरा राइट आपका लेफ्ट, उसका लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरली इन्वर्टेड। ओके, तो जैसे कि हम बात करते हैं, तो पहला नेचर का कैसा है, इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है हमारा, नेचुरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। ओके, तो नेचुरली इन्वर्टेड का मतलब, जैसे कि ये हमारा आदमी है, इसका हाथ नीचे है, इसका हाथ ऊपर है, ये इसका पैर नीचे है, इसका पैर इस तरह से मैंने किया। अब जो इसका इमेज बनेगा दूसरे साइड में, वो हमारा कैसा बनेगा, ये सर हुआ, ये हमारा नजदीक में है, ये ऊपर, ये अपना पोर्शन नीचे, और ये इस तरह से था, और ये इस तरह से, समझे। तो इसमें क्या बना,
कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज बना कि अगर ये राइट हैंड होगा, ये राइट का, ये लेफ्ट, और इसका दूसरा लेफ्ट का राइट। ओके, ये हमारा पहला करेक्टरिस्टिक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है हमेशा। ओके, तो यह चीज आपको ना ऑर्गेनिक में भी काम देगा। जो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर का नाम सुने आप? ऑप्टिकल आइसोमर का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? जैसे कार्बोनिन होता है, ब्रोमीन होता है, CH3 होता है, और यहाँ पे आयोडीन होता है। ओके, तो अगर हमको इसका मिरर इमेज बनाना होगा तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? तो पहले कार्बन लिखेंगे, क्लोरीन नजदीक में है तो यहाँ पे क्लोरीन, ये ब्रोमीन ऊपर में है तो ब्रोमीन, आयोडीन दूर में है तो आयोडीन दूर में, और CH3 नीचे तो CH3 नीचे। ओके, तो ये क्या होता है आपका? अगर ये एगो आर फॉर्म होगा तो एक तो एस फॉर्म होगा। आर फॉर्म और एस फॉर्म का नाम सुने आपने? आपने कभी आर फॉर्म और एस फॉर्म का नाम सुना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मतलब बस पढ़ा है? ओके, तो जो आर फॉर्म में होगा तो एस फॉर्म में होगा हो जाएगा, और एस फॉर्म में होगा तो आर फॉर्म में होगा। लेकिन कौन आर है कौन एस है मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया। ओके, इसलिए क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ संधानी नहीं बताया। तो उसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको बताना है इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? तो देखो, यह एरो नजदीक में, एरो को नजदीक में कर दिए, और ये ऐसे दूर लेके जाना है, मिरर इमेज बन गया। एक तो नहीं है ना, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछता है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। अगर आपको रे डायग्राम नहीं समझ आएगा तो ये नहीं बनेगा। ओके, और ये तो इसमें इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल बनता है कि बर्तन बनता है? इमेज फॉर्म इन द, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर होता है, वो कैसा होता है? रियल होता है कि बर्तन होता है? जो इमेज बनता है आपका जो मिरर में, उसको आप क्या देख पाते हैं, मतलब उसको आप पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज अ वर्चुअल इमेज। ये जो होगा आपका कौन सा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। ओके, ये बार समझ आ गया कि नेचुरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? इमेज हाइट इज सेम एज ऑब्जेक्ट
तो अगर आपको रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा कंसेप्ट पता है, आपको मिरर इमेज बनाने आता है, तो आपका एक तरह से ऑर्गेनिक भी समझ में आ गया कि किस तरह से बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक भी आपका निकल गया कि हाँ हमने ऑप्टिक्स पढ़ा है। ये होता है इंटीग्रेटेड लर्निंग। जब तक इंटीग्रेटेड लर्निंग नहीं होगा तो वरना आपको ऑप्टिक्स का चीज ऑप्टिक्स में छूट जाएगा, और फिर ऑप्टिकल आइसोमर में फिर से आपको सीखना पड़ेगा। ओके, ये हमारी बात हो गई। ठीक है, अगर आपके घड़ी में देखो, अगर आपके घड़ी में बज रहा होगा 4:20, तो बताइए मिरर में कितना एम बनेगा। जैसे कि हमने अभी क्या बना, बता कि नेटवर्क इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, डाटा खत्म हो गया। ठीक है, कल बताते हैं और क्या। कल सिर्फ इसका एप्लीकेशन और प्लेन मिरर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी था वो खत्म हो गया।